क्यों होता है भैया वहाँ? मारपीट का नहीं बता रहा हूँ मैं। सवारी जो जाती है DSP के नाम से एप्लीकेशन है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर के नाम से। किसी का बैग चोरी हो जा रहा है, कोई आदमी कहीं चले जा रहा है, लेकिन बदनामी आती टैक्सी जो आती जाती है, गलत कमेंटमेंट भी करते हैं वो लोग। वो जो ओला वाले हैं ना, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, हम लोग को बहुत हार्समेंट। अपना एक खुद का ऐप बनाएंगे और उसे लॉन्च करेंगे। वो पीला पट्टी है कि नहीं है, क्या वो ड्राइवर सही में वही ड्राइवर? हमारी अर्निंग का 35% कमीशन। सरकार तो भैया हो गई है निकम्मी। सरकार 420 करता है, ओला कंपनी चोर हो गया है, तो मैं कस्टमर को मनमानी करेगी तो हम उनकी कंपनी को आदेश करके बिल्कुल होगा। मैं इसका समर्थन करता हूँ, ड्राइवर संघ भी इसका समर्थन करता है। एयरपोर्ट में एक स्टैंड सुविधा ये मिलनी चाहिए, तो हम लोग जो आते हैं बरसात में गिरते हैं, पानी में गिरते हैं। संगठन बनाया, लोगों को जोड़ा और बहुत सी लड़ाई तो आज नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल संदेश। मेरे साथ बातचीत करने के लिए टैक्सी ड्राइवर लोग हैं। आज तूता धरना स्थल पे इन लोग प्रदर्शन करने के लिए आए। जानते हैं इनसे किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या इनकी मांगे हैं। क्या मांगे हैं भैया, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? मैं आप सभी को अपना परिचय पहले दे देता हूँ। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान युवा टैक्सी चालक मालक कल्याण संघ से मैं प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर राजपूत। विगत 8-10 वर्षों से हम सभी लोग कमर्शियल वाहन लेकर टैक्सी का कार्य शहर में लोगों को दे रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और एयरपोर्ट के तरफ से हमारे लिए ना कोई सुविधा है, ना कोई उपलब्धियां हैं और ना कोई सोच है आगे के लिए कि ड्राइवर समाज के लिए क्या कर सकते हैं। एक ड्राइवर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी तरीके से हो, चाहे एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी का ड्राइवर हो, चाहे ऑटो चालक हो, कोई भी हो, अगर ड्राइवर अपने हाथ रोक ले, स्टीयरिंग छोड़ दें, तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी शासन प्रशासन ड्राइवरों के हित में कोई भी कार्य नहीं कर रही है। जैसे कि मुख्य आज जो समस्याएं हमें आ रही है, जिसके कारण हमें लाचार और मजबूर होकर हड़ताल में बैठना पड़ा है, वो ये है कि रायपुर शहर के एयरपोर्ट में जहां पे हम अपना प्रतिदिन 200-250 ड्राइवर व्यापार करते हैं, वहां पे निजी वाहन लेकर लोग और ऑटो वाले सब मिलजुल कर इनलीगल तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमने सरकार और शासन प्रशासन एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज्ञापन दिया कि जो भी इनलीगल काम हो रहा है उसे बंद कराई जाए, एयरपोर्ट में एम्बुलेंस की सुविधा दिलाई जाए, एयरपोर्ट में पीने की पानी की व्यवस्था कराई जाए, एयरपोर्ट में ड्राइवरों के लिए और जो भी यात्री आते हैं उनके बैठने के लिए छाया की व्यवस्था कराई जाए, पार्किंग में जो भी गतिविधियां खराब चल रही है उन्हें सुधार किया जाए। इन सभी चीजों में हमने ज्ञापन सौंपा है और 10 दिन का टाइम लिया था, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। इसलिए हमने 3 दिवसीय हड़ताल का ये योजना बनाकर हम आज तीसरा दिन हड़ताल का तूता में धरना स्थल में सभी भाइयों के साथ बैठे हैं, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम इसे अनिश्चित काल भी कर सकते हैं। मतलब क्या बोला गया वहाँ से? एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना यह है कि हम किसके पास ज्ञापन, किसके डायरेक्टर साहब के पास दिए हैं, एयरपोर्ट डायरेक्टर। हाँ, और उसके बाद हम कलेक्टर के पास भी ज्ञापन दिए हैं, एसपी ऑफिस में भी ज्ञापन दिए हैं, और हमारी जो कंपनियां जहां हम गाड़ी चलाते हैं उन कंपनियों में भी हम ज्ञापन दिए हैं। आरटीओ में भी हमने ज्ञापन दिए हैं परिवहन मंत्री जी को कि आरटीओ में हर साल कुछ ना कुछ नया नियम लाकर हम टैक्सी ड्राइवरों के ऊपर थोप दिया जाता है। कोई भी नई कंपनी आती है, उनका जीपीएस या स्पीड गवर्नर लेके टेंडर लेके उनको हमारे पर ला के थोप देते कि आपको ये लगाओगे तो आपकी गाड़ी का परमिट बनेगा, फिटनेस बनेगा। तो मेरा कहना है कि हर साल हमारा फिटनेस जीपीएस खराब हो जाता है या गवर्नर खराब हो जाता है, जो कंपनी हमारे साथ ऐसा मनमानी कर रही है। शासन को आरटीओ में सुधार लाना चाहिए। शासन सिर्फ टैक्सी वाले के ऊपर ही क्यों सारे नियम कानून दे रही है? जितने भी इनलीगल तरीके से निजी वाहन को लोग खरीद कर कमर्शियल व्यवसाय कर रहे हैं, उनके ऊपर शासन रोक क्यों नहीं लगा रही है? तो इन सब मुद्दों पर शासन से हमने मांग रखी है ज्ञापन के जरिए, और अभी तक किसी का कहीं भी रिप्लाई नहीं आया है, और जब तक रिप्लाई नहीं आएगा हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम हड़ताल से नहीं हटेंगे। कब से आप लोग कर रहे हैं मांग? हमारी मांग तो पिछले 3 साल से चल रही है। आवेदन पे आवेदन हमने सरकार प्रशासन एयरपोर्ट अथॉरिटी कंपनियों सभी जगह पे दिए, कहीं पे कोई मांग नजर नहीं आया। लेकिन एक समय ऐसा आ गया आज हमारे पास कि ना हम अच्छे से गाड़ी चला पा रहे हैं, ना हमें सुविधा मिल पा रही है, हम मजबूर हो गए। तब जाकर हमने इस हड़ताल का निर्णय लिया और 21, 22, 23 3 दिवसीय हड़ताल का हमने
घोषणा कर आज तीसरा दिन हड़ताल पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु तो शायद से आप मिलेंगे उनसे। मुख्यमंत्री जी से हमें मिलने नहीं दिया गया है, हम ज्ञापन भी दिए, उनसे मिलने भी गए, जनसंपर्क के दौरान भी मिलने गए, लेकिन वहाँ पे हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई। आपके संगठन में कितने लोग? हमारे संगठन में लगभग 800 सदस्य है जो डेली अपना कमर्शियल वाहन लेकर शहर में सुविधाएं जो लोगों को दे रहे हैं। और लोग है, बात करेंगे। मतलब भैया क्या समस्या हो रही है आप लोग को? भैया एयरपोर्ट पे आप लोग के लिए ठहरने के लिए जगह नहीं है जी, यात्री को भी और आपको भी। जी हाँ जी, हमारा नाम प्रशांत मिश्रा है, हम यूनियन टैक्सी से जुड़े हुए हैं। सदस्य है क्या, जो हमारे यहाँ बहुत तरह के, छत्तीसगढ़ में एक ही एयरपोर्ट है जो संचालित रूप से चल रही है, वो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। इसमें हमारे रायगढ़ से भी कस्टमर आते हैं, रायगढ़ से भी हमारे ड्राइवर भाई लोग आते हैं और रात भर सेवा देके कस्टमर को लाके सही सलामत एयरपोर्ट छोड़ते हैं। परंतु कहना है भैया, जो एयरपोर्ट में हम लोगों के लिए ना कोई ढंग की व्यवस्था ही नहीं है, नहीं रहने की व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए कोई आए तो उनको रेस्ट रूम एक होता है ना, रेस्ट हम लोग 60 रुपया देते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो एयरपोर्ट को पार्किंग से कम 5 लाख रुपया पर डे का इनकम है, लेकिन 5 लाख रुपया इनकम करने के बावजूद भी एयरपोर्ट में ड्राइवर लोगों के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नहीं हम लोग को पीने का पानी ढंग से मिलता है, नहीं हमारी गाड़ी को कहीं रखने की ढंग से व्यवस्था होती है, इधर बितर रहते हैं। और हमारे ड्राइवर भाई जो बाहर से आते हैं उनको अगर रात बिरात 24 घंटा में कभी भी स्वास्थ्य खराब हो जाए तो इतनी बड़ी एयरपोर्ट है, हमको तो आश्चर्य लग रही है जो वहाँ पर एक एम्बुलेंस की सुविधा तक नहीं है और हमारे ड्राइवर भाई लोगों को रेस्ट रूम नहीं है। तो हमने हाथ जोड़ के निवेदन दिया है। आज वो निवेदन किए हुए हम लोग को महीना दिन हो गया और वो बोलते हैं जो मैं सुधार करूंगा, मैं कोशिश करता हूं। और ये कोशिश करते करते हम लोग लास्ट में तंग होके और हम लोग ये हो गया है जो हम हमारे परिवार को भूखे प्यासे रख के फिर भी हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं कि सरकार हमारी मांग उन तक पहुंचे और हमारे ड्राइवर भाइयों लोगों का वो ध्यान करे। और किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था है क्या जो आप मांग? जी हमने यहाँ से गया था, अभी मैं दिल्ली गया था, अभी मैं 6 तारीख को दिल्ली गया था बाय फ्लाइट, यहाँ रायपुर से ही गया था। तो दिल्ली में वहाँ पर 3 एम्बुलेंस था, है ना। वहाँ पर एक मेडिकल रूम, चेकअप फर्स्ट एड का रूम मैंने देखा, मेरे को बड़ा खुशी हुआ। मेरी मिसेज गई थी, उनको शुगर का प्रॉब्लम है। वहाँ पर जाने के बाद मेरे को लगा जी ये अनफिट हो रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट एड में गया, वहाँ पर तुरंत बीपी चेक किया गया, उनको शुगर चेक किया गया और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दवा दिया गया, मेडिसिन दिया गया। और आधा घंटा बोला आप बगल वाले रूम में चले जाइए, लेडीज रूम है, वहाँ पर आप रेस्ट करिए। मैं दिल्ली की व्यवस्था देख के चेन्नई भी गया हूँ, मैं ऑलरेडी घूमते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, तो वहाँ का व्यवस्था देख के उसकी अपेक्षा हमारा रायपुर 0 है। इतनी बड़ी रायपुर में एक एयरपोर्ट है, फिर भी ये कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जिसको मैं बताना चाहूंगा, जो पिछले कुछ दिन पहले हमारे भाई को हार्ट अटैक आ गया था, ड्राइवर को, उनको कोई भी व्यवस्था नहीं था। हम लोग अपनी गाड़ी में, पानी तक नहीं था, हम लोग अपनी गाड़ी में किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचाए, लेकिन बहुत दुख की बात है जो नहीं रहे। अगर आज ये व्यवस्था उनको तत्काल मिल जाती तो कम से कम एक घर बर्बाद होने से, रोड पर आने से बच जाता, उनकी बच्चा भी आज कहीं न कहीं सुरक्षित रहता। लेकिन आज उस परिवार का वो जो कमाने वाले आदमी थे वो आज नहीं रहे, तो उस परिवार पर आज क्या बीतता होगा। नहीं प्रशासन को सुध ले रहा है, नहीं समाज को सुध ले रहा है। दिल्ली के अलावा और कहीं राज्य में ऐसी व्यवस्था है? बेंगलोर में भी है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है, हर जगह पर एम्बुलेंस है। उनको ड्राइवर लोगों के लिए अलग से लॉबिंग पार्किंग बना हुआ है, ड्राइवर लोगों के लिए रेस्ट रूम बना हुआ है, हर जगह व्यवस्था है भैया। लेकिन हमारा एयरपोर्ट में ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। ये जो एक्सीडेंट वाला एक कानून आया था कुछ दिन पहले बना है, तो क्या बोले, रिटर्न, तो उसके लेकर क्या कहेंगे आप लोग, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए हमारे ड्राइवर भाई लोग बहुत संगठित ड्राइवर भाई लोग हैं और हम लोग बार बार सप्ताह में 15 दिन पर उनको सर्वे करते हैं, उनको जांच पड़ताल करते रहते हैं कि किसी तरह का, मैंने अभी भी आप देखा होगा, मैंने पहला स्पीच यही दिया था कि हमारे जितने ड्राइवर भाई हैं कोई सेवन नहीं करते हैं, और इस तरह से अगर कुछ करते भी हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं जो इस तरह से वो काम न करें, किसी भी नशा करके गाड़ी को न चलाएं। और हिट एंड रन केस में जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला है ना। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि प्राइवेट गाड़ी वाले जो है, प्राइवेट जो रजिस्ट्रेशन परिवार के लोग सब हैं जिनको बहुत सारा आमदनी है, उन्हीं लोगों का आप देखिएगा ये कांड होता है। बशर्ते कि हमारे ड्राइवर लोग, टैक्सी वाले जो है, वो लोग ये काम नहीं करते हैं।
आप बताइए भैया क्या मांगे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है सुमित दुबे, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ स्वाभिमान युवा टैक्सी मालक चालक कल्याण का। हमारी मांगे सिर्फ कंपनी से और शासन से है कि जो कंपनी है, हम आज 2015 से ओला कंपनी हमारे रायपुर शहर में आई है ना, हमें व्यवसाय दिया है। हम ये नहीं बोलते हमें व्यवसाय नहीं दिया है, पर शुरू में हमें लालच दिया कि 60,000 का आपको हर महीने इनकम होगा, आप अपनी गाड़ी अटैच कीजिए। तो हमने उस लालच में, हम लालच भी नहीं, क्योंकि हम भी 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो भाई हम भी सोचेंगे 2 पैसा हमको मिले। उस प्रकार मिलने की वजह से हमने अपनी गाड़ियाँ अटैच की। गाड़ी अटैच करने के बाद जैसे ही 1-2 साल हुआ बीतने के बाद कंपनियां अपने नए नए रूल लाना प्रारंभ कर दी। पहले एमबीजी का रूल लाया, एमबीजी रूल लाने के बाद उसके बाद कंपनी खुद अपनी गाड़ी ले आई जिसमें 800 रुपए पर डे उसे लीजिंग के तौर पे गिना जाता था। लीजिंग के तौर पे गिना जाता था, उसमें 800 रुपए कंपनी हमसे डेली का भाड़ा लेती थी, बाकी मेंटेनेंस वो करती थी और जितना काम आए आपकी कमाई होगी, डीजल पेट्रोल हमारा रहता था। तो उसके माध्यम से हमारी जो प्राइवेट गाड़ी, मतलब टैक्सी परमिट गाड़ी जो लगी थी शुरू में, जिन्होंने कंपनी ने कहा था कि आपको 60,000 रुपये महीना देंगे, वो व्यवसाय हमारा पहला खत्म हो गया। पहला रूल उनका वो था। उसके बाद दूसरा रूल, अपनी खुद की गाड़ी ले आई कंपनी, उसमें हमारा व्यवसाय खत्म हुआ। तीसरा रूल ले आई कि अब रिचार्ज का सिस्टम चालू कर दी कंपनी। रिचार्ज सिस्टम से क्या हो गया, हमें 3 दिन का रिचार्ज दिया जाता है 350-400 रुपए का। उस रिचार्ज में ये होता है कि आप गाड़ी चलाए या ना चलाए, अगर आपने रिचार्ज कर दिया तो आप चलाओगे तो भी ठीक है, नहीं चलाओगे तो भी ठीक है, आपका रिचार्ज का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। जैसा कि एक हमारी जियो कंपनी या एयरटेल कंपनी मोबाइल की होती है, वो हमें बोलती है कि 350 का आपका रिचार्ज है, 52 GB आपको महीने में मिलेगा। आप यूज करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी। पर एक ये तो है ना, उसने हमको एक तय राशि दे दी ना, एक तय डाटा दे दिया, 52 GB आप यूज करें। अगर कंपनी भी अगर उसी प्रकार का हमारे साथ कुछ करती है तो हम इसमें आगे कार्य करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो हम 21, 22, 23 हड़ताल का हमने निर्णय लिया है। तो आज सफलतापूर्वक तीसरा दिन है। हमारे कई भाई सिटी में घूम रहे हैं, वो सबको पेट्रोलिंग में लगे हुए हैं, कौन डिवाइस चालू करके रखा है कौन नहीं रखा है। बाकी हम आधे यहाँ सूता में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ये आप लोग नया रायपुर एयरपोर्ट पे मांग कर रहे हैं किस चीज का? एम्बुलेंस की गेस्ट हाउस नहीं चाहिए, पर एक ड्राइवर का रुकने का व्यवस्था तो चाहिए। वहाँ पे जगह है क्या? रेस्ट रूम के लिए जगह है? बहुत इतनी बड़ी गार्डन है, इतनी सब बहुत सारी जगह है। देखो प्रशासन, एक चीज आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, प्रशासन अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। छोटा सा गेस्ट रूम बनाने में कोई उनको आपत्ति नहीं, जगह बहुत सारी है। जब ऑटो वाले आके जबरदस्ती वहां पे लगा सकते हैं, गाड़ी स्टैंड बना सकते हैं अपना, तो हमारे लिए क्या गेस्ट हाउस रेस्ट रूम नहीं बन सकता? बन सकता। जबकि ऑटो किसी भी ऑल इंडिया में कोई भी एयरपोर्ट में अलाउ नहीं है। एयरपोर्ट में आपको ना सवारी पिकअप करना है ना ड्रॉप करना है, ये ऑटो का अलाउ नहीं। उसके बाद भी जबरदस्ती हमने अथॉरिटी को आवेदन दिया, माना थाने को आवेदन दिया, एसपी को आवेदन दिया, एसडीएम को आवेदन दिया, कलेक्ट्रेट को आवेदन दिया, यहाँ तक कि अथॉरिटी को भी और पार्किंग वाले को भी आवेदन दे चुके हैं कि भैया जब ऑटो अलाउ नहीं है एयरपोर्ट में तो आप उन्हें अंदर क्यों आने देते हैं। तो वो उल्टा हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, ना ही हमारी सुनवाई होती है। परसों ही कल की बात है, हम माना थाना वाले हमारे ऊपर आके चढ़ाई करने लगे। हम एयरपोर्ट में, हमारे जो संगठन में नियम, जो हमारे शपथ पत्र हैं उसमें जो हमारे संगठन के लोग हैं जिन्होंने सिग्नेचर किया है पढ़ के कि हम ये संगठन के जो नियम है हम उन पे चलेंगे, कायदा कानून को पालन करेंगे, उसके अनुसार हमने आवेदन थाना में दिया था कि हमारे संगठन के नियम के में जो आता है उसके साथ हम अपने संगठन के सदस्यों पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि हम उनको मारे पीटे, नहीं, मारना पीटना हमको नहीं, क्योंकि वो भी हमारा ड्राइवर भाई है, वो भी बेचारा रोज कमाता खाता है। हम सिर्फ उनसे निवेदन कर रहे थे कि हमारे 3 दिन की हड़ताल है, उसमें आप समर्थन दीजिए। और दिया देने के बाद जो इनलीगल तरीके से वहाँ जो कार्य कर रहे हैं, तो व्हाइट पट्टी में कार्य कर रहे हैं कमर्शियल गाड़ी का, कि वहां से सवारी जो आती है उनको पूछ के अपनी गाड़ी में बैठा के कोई भी रेट में ले जाते हैं, उनके ऊपर ना कार्रवाई करके पुलिस वाले हमारे ऊपर उल्टा कार्रवाई करिए, जबकि हमारा अथॉरिटी है वहां रहने का। हम ओला ऊपर, हम उनके पार्टनर है, हमको वो पार्टनर कहते हैं। तो जब उनका वहां टेंडर है तो हमारा अधिकार भी है ना रुकने का वहां। तो ये सब विषय है। और जिस तरह से हमारे प्रशांत मिश्रा जी, हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि एयरपोर्ट में सबसे पहले तो एम्बुलेंस और पानी की व्यवस्था बहुत रूप से अनिवार्य रूप से चाहिए। हमारे लिए छोड़ दीजिए, पर कोई अगर कस्टमर जो यूजर आ रहा है उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए तो कुछ ना कुछ आपको क्या बोलते हैं, कुछ सुविधाएं देने पड़ेगी। कल की डेट में भगवान ना करे किसी कस्टमर को कुछ हो गया तो उनके लिए मेडिकल की सुविधा बहुत अनिवार्य रूप से जरूरी है। ओला कंपनी में आप लोग टैक्सी चलाते हैं, तो ओला कंपनी वाले को आपने मांग को लेकर के अवगत कराए, क्या बोल रहे हैं वो?
आपके से मांग को लेकर के समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। ओला और उबर दोनों कंपनी में हमारी गाड़ियां चलती है, तो उबर कंपनी ने तो हमारी सारी मांगों पर मुहर लगा दी है और वो आज शाम तक हमें लिखित में अपना आदेश दे देंगे कि हम आपकी सारी मांगों को स्वीकार करते हैं। लेकिन ओला कंपनी के द्वारा अभी तक हमारे पास किसी भी प्रकार का न फोन आया है, न कॉल आया है और ना ही कोई रिप्लाई दिए है। तो हमने सोचा है कि हम अगर ओला कंपनी हमारे को आज शाम तक रिप्लाई नहीं देती है तो कल से पूरे रायपुर एयरपोर्ट में ओला को हम बहिष्कृत करके ओला नहीं चलाएंगे, सिर्फ उबर चलाएंगे। क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बात कोई रिप्लाई ही नहीं आया उनका अभी तक, कोई बात नहीं आई। मनमानी कर रहे हैं, अत्याचार उनके बढ़ गए। वो जो ओला वाले हैं ना, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, हम लोग को बहुत हासमेंट कर रहे हैं, हम लोग को बहुत तकलीफ दे रहे हैं और हम लोग की मजबूरी है। जो हम 10 लाख की गाड़ी खरीद लिया है, 60,000 रुपया हर साल हम लोग फिटनेस में, इंश्योरेंस में, आप जानते होंगे जो नॉर्मल गाड़ी का और कमर्शियल गाड़ी का इंश्योरेंस में 3 गुना का 4 गुना का अंतर है। हमने हर पेपर कंप्लीट करके रखा है, फिर भी ओला वाला हम लोगों को जो होना चाहिए 60,000 रुपया उसका रेंट है, डीजल है, खर्चा है, ड्राइवर का खर्चा है, उस पर ओला वाला ने कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उनका हुआ है जो करना है तो करो, नहीं करना है तो मरो। हमारी मांग यही है, अगर ओला कंपनी, उबर तो हमारी मांग मान गई है, हम उबर के साथ हैं, है ना। अगर ओला कंपनी हमारी मांग नहीं मानती है तो हम आज शाम को या तो कल से हम ये घोषणा कर देंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में हम खुद ड्राइवर भाई अपना एक खुद का ऐप बनाएंगे और उसे लॉन्च करेंगे। अगर ओला कंपनी हमारी मांगे नहीं मानती है तो उबर को हम चलाएंगे, पर हम सब ड्राइवर भाई मिलकर जो भी खर्चा आएगा उसे एक साथ करके हमारे संगठन की तरफ से हम खुद का एक ऐप बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में लोकल ऐप चालू कर देंगे। नहीं तो ये कंपनी कहाँ की है लोग ना? ओला कंपनी आपका पुणे की है, हाँ, इंटरनेशनल कंपनी है जी। उबर भी है, इंटरनेशनल कंपनी है। आप लोग तो भैया ओला के ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं। ड्राइवर नहीं, हम पार्टनर है। है हाँ। तो उनको चाहिए कि आप लोग को सेफ्टी को लेकर के ध्यान दें, इस तरह के कोई घटना ना हो, इंतजाम हो, पानी का जो व्यवस्था बोल रहे हैं वो सब उनके चिंता के भैया कंपनी की तो एग्रीमेंट में ये लिखा है कि वो हमारे सुख दुख का साथी बनेगा, वो हमारी हर समस्या को दूर करेगा। लेकिन आज ऐसा है कि अगर मैं किसी कस्टमर को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा हूँ, कस्टमर अगर कोई विवाद करता है तो उस स्थिति में कस्टमर केयर में कॉल नहीं लगता है। वहाँ पे कंपनी आपको कस्टमर को बुकिंग दे दी, मैंने एक्सेप्ट किया, बैठा लिया, उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी मेरी और कस्टमर की हो जाती है। कंपनी किसी भी चीजों पे हमारा कोई एक्शन नहीं लेती और बल्कि अगर कस्टमर से हमारी बहस होती है और कस्टमर हमारी कंप्लेन करता है तो कंपनी उल्टा हमको ऑफ रोड कर देती है। जबकि दोनों जगहों को, दोनों पार्टी को सामने रखकर दोनों से बात करके आपको कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन कंपनी अपनी मनमानी ऐसे चला रही जैसे कि हम उनके लिए एकदम गुलाम बन गए हैं। तो हम ये अब गुलामी की जिंदगी छोड़कर रायपुर शहर में और छत्तीसगढ़ में हमारे संगठन के द्वारा संचालित किया हुआ खुद का छत्तीसगढ़िया ऐप बनाएंगे और हमारे छत्तीसगढ़ में हम उसे अपने ड्राइवर भाइयों के साथ मिलकर बहुत जोरों शोरों से चलाएंगे, जिसमें हम अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को उचित दर पर ये सुविधा देंगे, जिससे उनका भी कुछ फायदा होगा और हमारे ड्राइवर भाइयों का भी फायदा होगा। 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, लॉकडाउन के समय या 2 साल पहले की बात है, मुझे कंफर्म पता नहीं है। एक हमारा ड्राइवर भाई है, बिलासपुर की घटना है ये, उसको किसी कस्टमर ने बुक किया और स्टेशन बिलासपुर से कहीं जाने का, और वो कस्टमर नहीं मालूम निगरानी शुदा था या कानूनी रूप से कुछ आपराधिक था, मुझे नहीं पता। तो उसे बुक करवा के बुलाया, बुलाने के बाद लेके गया और उसे मार के फेंक दिया गया। ये घटना पूरे पेपर में आई थी और हमने ओला कंपनी को इसके ऊपर दबाव भी बनाया था। तो ओला कंपनी ने क्या कहा कि हम अपनी तरफ से जो हो सकता है वो प्रयास करेंगे, पर आज तक के ना वो ड्राइवर का जो अपराधी जो खूनी था वो तो मिल गया, उसकी गर्दन काट के पेड़ में लटका दिया था और गाड़ी को लेके फरार हो गया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो गाड़ी को कोई कीचड़ में या कहीं ना कहीं उसको फेंका हुआ मिला गाड़ी को। ओला कंपनी के ऊपर हमने दबाव बनाया, कानूनन रूप से कार्रवाई भी करने का प्रयास किया। तो नहीं मालूम कानून के साथ उनकी क्या बैठक हुई, क्या बात हुई, नहीं मालूम। जब तक हम लोग जब तक अड़े थे तब तक उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके ड्राइवर भाई को कुछ ना कुछ उसका परिणाम निकालेंगे और उसके परिवार को कुछ ना कुछ करेंगे, पर आज तक से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना वो ड्राइवर भाई का पता चला है, ना उसके परिवार जैसे है वैसे ही अपना कमा खा रहे हैं, रोजी गुजारी कर रहे हैं। एक आदमी कमाने वाला था घर का, उसके घर का पूरा चिराग बुझ गया। जबकि ओला हमारी अर्निंग का 35% कमीशन उठा लेता है, पहले उठा लेता है। जो हमारी अर्निंग होती है उसका 35%
जीएसटी और सब IGST सब मिला के ना 35% वो लेते हैं हमारी इनकम का। अगर हम 300 की बुकिंग उठाते हैं तो हमको 210 रुपया मिलता है और 90 रुपया ओला वाला लेता है। तो वो हमारा कहना है जो 90 रुपया अगर मेरे कमीशन का पैसा जा रहा है तो हमको उसका कुछ तो बेनिफिट मिलनी चाहिए। हम ड्राइवर भाइयों में बहुत आक्रोश है कि हमको कोई भी बेनिफिट ओला वाला से नहीं मिलता है। झेल रहे हैं सब परेशानी? ये परेशानी तो हम लोग पिछले लगभग 4-5 साल से हम लोग ये झेल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। या मुख्य मांगे कितना है, आपको क्या मांगे? मुख्य मांग बताइए, गिनाइए। मुख्य मांगे हमारी ये है ओला से कि जो भी हमारी रेट में उनकी चेंजेस आई है वो रेट को सुधार किया जाए, और जो वो अपना खुद का मैप बनाकर चला रहे हैं उसे चेंज करें, क्योंकि हमारी गाड़ी 8 किलोमीटर चलती है और उनके मैप में दिखाता है 6 किलोमीटर। ये एक पहला मुख्य मांग है। दूसरा, जो उनके ऐप के द्वारा हमारे को सिस्टम दिया गया है बुकिंग उठाने में जो प्रक्रिया चल रही है वो सिस्टम को सुधार किया जाए। उसके चलते हमारे कई ड्राइवर भाई गाड़ी ठोक डाल रहे हैं, कहीं भी घुसा ले रहे हैं, क्योंकि उनका ऐप एकदम सट से निकल जाता है। तो उसको जैसे पहले एक आदमी के बसता था वैसा करें। उसके बाद जो एयरपोर्ट में हमको टेंडर दिए हैं वहां पे हमको वो उचित कमाई दिया जाए। जो रिचार्ज सिस्टम लेके आए हैं, अगर हम 500 का रिचार्ज करते हैं तो हमें 5000 रुपये का आमदनी दिया जाए, और हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं सभी की जो भी समस्याएं होती है उनको लिए एक कॉल सेंटर के यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए, जिसमें हम हमारी समस्याओं को कॉल के जरिए अपनी कंपनी को बता सकें। और एक रायपुर शहर में ऑफिस की सुविधा कराई जाए जहाँ पे हमारे ड्राइवर पार्टनर्स जाकर अपने सुख दुख और अपनी समस्या को रखें और उनका निराकरण वहाँ से मिल सके। सरकार क्यों नहीं ये सब? आप तो कितने दिन से मांग कर रहे हैं, सरकार ये सब पर क्यों नहीं ओले कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सरकार तो भैया हो गई है निकम्मी। सरकार के ऊपर अगर हम ज्यादा आवाज उठाते हैं तो शासन के द्वारा हमें अंदर डाल दिया जाता है। अगर हम अपनी मांगों को लेकर अभी एयरपोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे तो शासन के द्वारा पुलिस भेजकर हमको ही वहां से उठा के थाने में डाल दिया जाता है। लेकिन हमारी मांगों को ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब सरकार को हम अपनी ताकत भी दिखाएंगे और ड्राइवर की एकता भी दिखाएंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अपनी स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे। आगे क्या करेंगे आप लोग अगर मांग पूरी नहीं होती? 3 दिन अभी आज 3 दिन हो गया है। आज हम लोग जाएंगे यहाँ से रायपुर एयरपोर्ट, जहाँ पे हम डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, वहाँ अपनी मांगों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे कि हमारी मांगों में आप कब तक कैसे मुहर लगाने वाले हैं, हमें लिखित में चाहिए। और जो भी वहाँ पे बाहर से पूरे एरिया से लोग आके पैसा कमा रहे, रायपुर के अनगिनत जो प्राइवेट गाड़ी लेकर आकर वहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं और हमारी बुकिंग को कम रेट में ले जा रहे हैं, उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करेगी सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी और माना थाना अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम थाने का भी घेराव करेंगे और हम अनशन में बैठ जाएंगे। एयरपोर्ट के बाहर किसी भी सवारी को कोई भी टैक्सी का सुविधा नहीं देंगे। साथ में भैया मैं आपका चौपाल चैनल के माध्यम से मैं आम पब्लिक को भी एक सूचना देना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जो ओला 420 करता है, ओला कंपनी चोर हो गया है, तो मैं कस्टमर को भी हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं ओला की बुकिंग न करके वो उबर में बुकिंग करे, हम लोग उनको सेवा देंगे। जितने भी हमारे ओला के यूजर हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा जो आप उबर में कन्वर्ट होकर आइए और ओला से बेटर हमारे जो चालक दल हैं, हमारे जो पार्टनर हैं, हमारे जो ड्राइवर लोग हैं, हम उसे बेटर सुविधा देंगे उबर में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो जितने भी यूजर हैं ओला के, कृपया आप भी उबर में आ जाइए, उबर में कन्वर्ट करिए। छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन के लिए ओला स्ट्राइक है, स्ट्राइक रहेगा। सभी सदस्य, सभी जितने भी पब्लिक है उबर में कन्वर्ट होकर आइए, हम 24/7 आपको सर्विस देंगे। बड़ी बात कर रहे हैं भैया, ये बताइए, बड़ी बात कर रहे हैं उबर में बुकिंग करने। बिल्कुल सर, देखिए हम लोग ड्राइवर समाज से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे अंदर क्षमता इतनी है कि हम बर्दाश्त को भी पार कर देते हैं। लेकिन आज जब हम शासन और प्रशासन और कंपनियों की मनमानी झेल सकते हैं, उनको यहाँ पर ला के स्टैंड कर सकते हैं। विगत 15 सालों में ओला छत्तीसगढ़ में आई है, लेकिन ओला ये भूल गई है कि ओला ऐप बुक करके कस्टमर हमारी गाड़ी में हमारे साथ ही बैठेगा। जब हम उसके कंपनी को लॉन्च करके उनको ऊपर तक ले जा सकते हैं, तो अगर वो मनमानी करेगी तो हम उनकी कंपनी को छत्तीसगढ़ के गिराकर और बहिष्कार भी कर देंगे। आपका मेरा मांग ये है कि जो आज दिन पर दिन प्रतिदिन
डीजल और पेट्रोल का जो रेट बढ़ रहा है, हमारे रेट के ऊपर ये कंपनी ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। तो इस चीज के लिए मैं ये कंपनियों को बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी 10-10 लाख की गाड़ी, जो महंगी महंगी गाड़ी है, हम क्या 200, 250, 150 रुपए में काम करेंगे? उससे गए भी तो ऑटो वाले 200, 250 में लेके जाते हैं, तो बाइक वाले लेके जाते हैं। तो इस चीज को मैं बोलना चाहता हूँ सर कि आप हमारी गाड़ी जो 10 लाख की एसी की गाड़ी में, कस्टमर बैठते साथ बोलता है कि 3 में चलाओ, 4 में चलाओ, एसी चलाओ बोलता है। ऑटो में ये सुविधा नहीं है, उसके बाद भी हम कस्टमरों को ये सब सुविधा देने के बाद भी 150, 200 में लेके जाते हैं। तो क्या कंपनी वाले ये सब नहीं देख रहे? आज जो पेट्रोल का रेट 100 रुपया है, 150, 200 रुपये हो जाएगा, फिर भी क्या हमारा रेट वही रहेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कंपनी वाले को हम गाड़ी वाले को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर ये अपना रेट नहीं बढ़ाए तो जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि अनिश्चितकालीन के वो हड़ताल होगा, तो बिल्कुल होगा। मैं इसका समर्थन करता हूं, ड्राइवर संघ भी इसका समर्थन करता है। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये डिवाइस 4 लोगों में बज रहा है, जैसा पहले था उसको वैसा किया जाए, नहीं तो अन्यथा जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है सेम वही काम होगा। हम जिसको बोलेगा समर्थन करने के लिए, हम ड्राइवर संघ उसी को ही समर्थन करेगा। जो ड्राइवर के बारे में सोचेगा, हम उसी ऐप के बारे में सोचेंगे। इसके बारे में मैं करना चाहता हूं, बस। धन्यवाद। जो टैक्सी ड्राइवर लोग के संग शोषण हो रहा है उसे रोका जाए सरकार की तरफ से, और अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। एयरपोर्ट पे आए दिन मारपीट की घटना होती है, कुछ दूसरे कंपनी या जो वहाँ गाड़ी चला रहे हैं, ट्रेवल्स वहाँ कंपनी के खा के जो कर रहे हैं, बाहरी के लोग आ रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, वहाँ के बाहरी लोग हैं, वहाँ के, यहाँ के लोग नहीं है। टैक्सी वाले हमारे कोई नहीं है, बाहर के लोग हैं, वो अनलीगल लोग हैं, जो प्राइवेट टैक्सी गाड़ी चला रहे हैं, वो लोग हैं। पी खा के बदमाशी करते हैं, मारा पीटी करते हैं, कस्टमर को भी परेशान करते हैं, और लेडीज वहाँ जो आती जाती है गलत कमेंटमेंट भी करते हैं वो लोग। अच्छा, वो सबको लेके हम लोग थाना में भी गए थे। वहाँ थाने में वो लोग को बोला भी जाता, तो थाना में जब जाने पर हम वो उल्टा हमारे पर ही कार्रवाई कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं जाओ तुम लोग सब एक हो। जैसा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ भी वहाँ पे काम नहीं कर रही, वहाँ पे अनलीगल उनकी आंखों के सामने, कैमरों के सामने काम होता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी हुआ, माना थाना हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार हुई, एयरपोर्ट जैसी एक इंटरनेशनल संस्था है जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं, पूरे इंडिया से बड़े बड़े ऑफिसर मिनिस्टर लोग भी आते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर भी कोई हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। इसलिए हम लोगों ने कुछ संगठन बना के हम खुद आवाज़ उठा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम लोगों का सबका फायदा हो। क्या भी है वहाँ एयरपोर्ट पे आए दिन मारपीट या ऐसी घटना आते रहती है समाचार में, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यही है, एयरपोर्ट डायरेक्टर साहब से भी और शासन प्रशासन से भी, केंद्र सरकार का इतना सुंदर एयरपोर्ट जो हमारे राज्य में बनाया गया है, तो वहाँ पे हर चीज का एक लीगल एथोराइज होता है। मारपीट क्यों होता है भैया वहाँ? मारपीट कारण नहीं बता रहा हूँ मैं, सवारी जो जाती है, पब्लिक जो जनता है सवारी जाती है, उससे मारपीट हो जाता है। वो उसका कारण मैं वही बता रहा हूँ कि जो लीगल कंपनियां वहाँ पे टेंडर लेके बैठी है, उस टेंडर कंपनियों में हमारी गाड़ियां चलती है, लेकिन वहाँ पे बाहर से जो लोग आ रहे प्राइवेट गाड़ी लेकर, प्राइवेट गाड़ी लेकर, वो सवारियों को कम रेट का झांसा देकर यहाँ वहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में उनके बीच विवाद होती है, और विवाद फिर लड़ाई झगड़े तक उतर जाती है। लेकिन इन सब चीजों को रोकने के लिए थाना, शासन, प्रशासन कभी भी अपना मुहर नहीं लगा रही है। जब इनलीगल कार्य हो रहा है वहाँ पे, तो क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी अंधी हो गई है? बड़े बड़े कैमरे लगे, लेकिन कैमरे तो सिर्फ प्रदर्शनी के लगे हैं। भैया आपके एयरपोर्ट में गैर कानूनी काम चल रहे हैं, लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, लोग बाहर से टैक्स चोरी कर रहे हैं, व्हाइट गाड़ियां लेके आ रहे हैं, बिलाई दुर्ग से जो गाड़ियां खाली आ रही है वो सवारियों को कम रेट में झांसा देकर ले जा रही है, रास्ते में किसी का बैग चोरी हो जा रहा है, कोई आदमी कहीं चले जा रहा है, लेकिन बदनामी आती टैक्सी ड्राइवर के ऊपर, क्योंकि टैक्सी के नाम में तो हम टैक्सी चला रहे हैं ना।
तो जब टैक्सी हम चला रहे हैं तो टैक्सी ही गाड़ियों को एयरपोर्ट में घुसने दिया जाए, जितने भी प्राइवेट गाड़ियां हैं उन्हें एयरपोर्ट से भगाया जाए, क्योंकि वो सरकार का टैक्स भी चोरी कर रहे हैं और उनके पास सरकार कस्टमर को भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा आप कमर्शियल गाड़ी में ही अपना आना जाना करें, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी में हमारे साथ साथ हमारा इंश्योरेंस तो होता ही है गाड़ी का, लेकिन हमारे जो पैसेंजर गाड़ी में बैठते हैं उनका भी कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस होता है। अगर कभी भी कोई घटना होती है और क्लेम करोगे तो जो 5 पैसेंजर गाड़ी में बैठते हैं उन सभी लोगों को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पूरा पैसा दिया जाता है। प्राइवेट गाड़ी वाले ना पता कौन कहां से आया, क्या आया, गाड़ी में गए, नंबर प्लेट किसी और का लगा है, गाड़ी कोई और है, चला रहे हैं, और कोई भी अगर अपराध हो जा रहा है तो बात टैक्सी पे आती है। जो जब टैक्सी वाले को ही सब झेलना है तो सरकार से निवेदन है कि शहर में टैक्सी गाड़ियां ही कमर्शियल कार्य करे, टैक्सी गाड़ियां ही कंपनियों में काम करे, और शासन से भी मेरा अनुरोध है कि अपने विभागों में भी वो टैक्सी गाड़ियों का ही यूज करे, ना ही प्राइवेट गाड़ियों को अपने विभाग में चलवाएं। एयरपोर्ट पे जो मारपीट की घटना होती रहती है वो क्या आपके संगठन के लोग रहते हैं या दूसरे कोई लोग रहते हैं, दूसरे कोई ड्राइवर रहता है? नहीं, ये हमारे संगठन के लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर क्या होती क्या है, जो कस्टमर आते हैं तो हम लोग क्या है, जो हमारा जो पिकअप पॉइंट या हमारा जो उबर ओला का पॉइंट बनाया गया है, हम लोग वहां पर खड़े रहते हैं, ठीक है, अपना डिवाइस पकड़ के रहते हैं। जो हमारा डिवाइस बजेगी तो हम कस्टमर को उठा के ले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जो हम लोग डिवाइस का इंतजार करते रहते हैं जो हमारा डिवाइस बजे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अभी अध्यक्ष साहब ने बताया, जो व्हाइट पट्टी वाले वहां पर बिजनेस करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने पूरे रिलेटिव को बुला लेते हैं और सभी को बुला के वहां पर बोलते हैं, वहां पर अरेबल के पास चले जाते हैं, और अरेबल पर जाने के बाद क्या करते हैं, कस्टमर को बोलते हैं आप भिलाई जाओगे, तो हाँ, तो कस्टमर देखता है क्या ओला उबर का 1700 रुपया रेट है, वो बोलते हैं आपको 1200 रुपया में मैं लेके चले जाऊंगा, भिलाई छोड़ के आ जाऊंगा, क्योंकि उनको नहीं गवर्नमेंट को टैक्स देना है, नहीं ओला वाला को कमीशन देना है, नहीं किसी को कुछ देना है। उनका जितना भी पैसा अर्निंग हुआ उनके पॉकेट में गया, तो वो कस्टमर में और वो ड्राइवर, वो जो असामाजिक तत्व है उनमें आपस में विवाद होती है, जो भाई हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, वो दोनों आपस में मारपीट करते हैं और बदनामी आ जाती है। पूरा घुमा फिरा के प्रशासन भी और अथॉरिटी भी, दोनों प्रशासन और दोनों मिलके हमारे टैक्सी वाले जो है, हमारे जो यूनियन है, हम जो लीगल काम कर रहे हैं, जो हम व्हाइट पिलापट्टी में काम कर रहे हैं, टैक्स पता कर रहे हैं, वो सब बदनामी हमारे पर डाल देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये देखिए, हमारे अगर हमारी राइटिंग में हम लोग बड़े शानदार ईमानदारी से भैया हर जगह पर एप्लीकेशन देते हैं। ये एक एप्लीकेशन है, देखिए, ये एसपी के नाम से एप्लीकेशन है, ये डीएसपी के नाम से एप्लीकेशन है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर के नाम से एप्लीकेशन है, ये हमारे आरटीओ के नाम से एप्लीकेशन है। अगर एप्लीकेशन हम लोग भी शांतिपूर्ण ढंग से बात को निपटाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग लिखते लिखते ये देख रहे हैं ना, कितने सारे पेपर हमारे हाथ में है जो हम लोग लिख लिख के शासन को, प्रशासन को दे चुके हैं, आज तक एक बार भी कार्रवाई नहीं हुई है भाई। तो हम चाहते हैं कि इस पर जो हमारा राइटिंग है, जो हमारा एप्लीकेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी मांग को माना जाए और हम लोग को यहाँ पर जीने और खाने के अधिकार दिया जाए। आप टैक्सी सवारी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? टैक्सी सवारी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो वो लोग कभी भी अगर टैक्सी बुक करते हैं तो पहला ये चीज देखें, जो लीगल टैक्सी है, जो ओला उबर में अटैच है, जो आरटीओ में अटैच है, उन्हीं टैक्सी में बैठे। टैक्सी वाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो वो हमेशा पहले ड्राइवर को मिलान कर ले, जो हमने गाड़ी बुक किया है वो गाड़ी नंबर सही है कि नहीं है, क्या वो पीला पट्टी है कि नहीं है, क्या वो ड्राइवर सही में वही ड्राइवर गाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा है, कोई और है। तो हम बोलते हैं कस्टमर को गाड़ी बुक करने से पहले 2-4 चीज पॉइंट को चेक करना चाहिए, जो पीला पट्टी होनी चाहिए, कॉमर्शियल होनी चाहिए। ड्राइवर के पास में जब हमारा पूरा पेपर ओके रहता है तभी अथॉरिटी, जो ओला उबर या जो भी है, हमको परमिशन देता है जो आप गाड़ी चलाओ। तो मैं सवारी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये सब चीज को देखते हुए गाड़ी को बुक करें और हमेशा जो लीगल है टैक्सी ही यूज करें, जो पीला पट्टी जो उनके पूरे पेपर कंप्लीट है उन्हीं के साथ चले, जिससे कि अभी अध्यक्ष साहब ने बताया उनको 15 लाख रुपया का 2-4 पैसा की भाई बात नहीं है, कभी भी घटना कभी भी किसी को बोल के नहीं आती है। तो अगर हम टैक्सी में जाते हैं तो हमारे ड्राइवर के साथ साथ हमारे पैसेंजर को भी
इंश्योरेंस रहता है। अगर भगवान न करे उनको कभी कुछ भी हुआ तो 15 लाख रुपया उनको फैमिली को मिलता है। एक हाथ से अपाहिज हो जाते हैं या किसी भी तरह की दुर्घटना घटती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो रहती है वो पहले देखती है जो ये टैक्सी में है गाड़ी की नहीं है। अगर टैक्सी में है, पेपर कंप्लीट है तो उनको पूरा मुआवजा मिलता है। तो मैं कस्टमर से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग टैक्सी को बुक करें, उबर को बुक करें और साथ में देख सुन के बुक करें। ये सबसे घटना भी नहीं होगा, घटना भी नहीं होगा। और हम लोग रजिस्टर्ड ड्राइवर हैं। अगर कस्टमर के साथ में कल कुछ घटना होती है, उनकी सामान गुम होती है, हमारे टैक्सी यूनियन में बहुत सारे भाई लोग हैं जो मोबाइल भूल जाते हैं, पर्स भूल गए हैं, बाकायदे हम लोग उनको फोन करते हैं, भैया आपका ये पर्स छूटा हुआ है, ये मोबाइल छूटा हुआ है, आप आके ले जाएं या हम आपको पहुंचाते हैं। उनको हम पहुंचाते भी हैं, लेकिन ये फैसिलिटी प्राइवेट गाड़ी में नहीं है। तो मैं पुनः बोलूंगा कस्टमर को ईमानदारी से 2-4 रुपया ऊपर नीचे न देखें, एक लीगल के साथ में चले, लीगल डॉक्यूमेंट के साथ में चले और अपने आप को सुरक्षित चले। ये देखिए इनको पेट अभी छूता है धरना स्थल पे आप खाना खा रहे हैं अपने पूरे टैक्सी ड्राइवर के साथ में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए खाना पड़ रहा है। नहीं, ये खाना तो हम लोगों का क्या है, हम लोग सुबह से ना 10 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर बैठते हैं धरना स्थल पर। तो खाना तो जरूरी है और ये खाना जो है जो हमारे टैक्सी भाई लोग खुद आपस में कंट्रीब्यूशन करके ये खाना मंगाए हैं और हम लोग सब भाई एक साथ खाना खा रहे हैं। खाना तो जरूरी है ना, खाना खाएंगे तभी प्रदर्शन कर पाएंगे, सरकार से लड़ पाएंगे, अथॉरिटी से लड़ना है, ओला वाला से लड़ना है। तो कहावत एक है, खाली पेट कुछ भी नहीं होता है। तो ये स्वल्प आहार है एक हिसाब से, हम तो खा रहे हैं लेकिन हमारा परिवार भूखा रहेगा कि क्या रहेगा ये शायद सरकार को भी चिंता नहीं है और हमारे ओला वाले को भी चिंता नहीं है। तो मैं पुनः उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोग को तो भाई लोग ने बैठा के खिला दिया है, लेकिन हमारे परिवार का भी थोड़ा सा ध्यान रखे, वो लोग कहीं भूखे न रह जाए।